हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने जो भी डेरिवेशंस करी हैं ड्यू टू एक्सियल लाइन, ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, उसमें हम क्या करते थे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते थे वो शॉर्ट नहीं लेते थे, और इसमें हम शॉर्ट ले रहे हैं। तो जो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है वो क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते थे, मतलब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती थी, वो पॉइंट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता था। पर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वो ज़रूरी नहीं है कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो सकता है। इसका मतलब जो डाइपोल है उस इनफाइनाइट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, शॉर्ट माना जाएगा। डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम मान लें कि जो पॉइंट है जहाँ पे हमने कंसीडर करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड आर है, तो आर जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा ए। मीन्स इन जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है, इनके डिस्टेंस से एट एनी पॉइंट आला जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है वो वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या करना है। हमने क्या ले लिया है, एक वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है जिसके ऊपर -q और +q चार्ज हैं एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज इनटू सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन these टू डाइपोल्स। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास पेंसिल है, इसमें क्या है, एक बार ये पेंसिल इस डायरेक्शन में घूम गई और एक बार इस डायरेक्शन में घूम गई। तो इस तरह अगर, क्योंकि जो हम के पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो इस लाइन के अकॉर्डिंग किसी ना किसी एंगल पे तो होगा, जैसे कि यहाँ शो किया हुआ है। अगर किसी एंगल पे है तो उसको हम कंपोनेंट्स में भी डिवाइड करेंगे। तो ये एंगल जिस लाइन के साथ बना रहा है एंगल, उस साइड उसका क्या आ जाएगा, कोस कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस साइड क्या होगा, कोस कंपोनेंट आएगा, और ड्यू टू दिस कोस कंपोनेंट ये जो पॉइंट के है उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट आ जाएगा, और फिर ड्यू टू दिस साइन कंपोनेंट उस के पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है, ये हम आगे देखेंगे। अब हमने आगे डेरिवेशन में भी यही सब लिखना है कि हमने एक के पॉइंट ले लिया, किसी भी एनी पॉइंट ले लिया, और उसका एंगल क्या है, थीटा है विद डाइपोल मोमेंट, जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने उसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, पी कोस थीटा अलोंग A1 B1 एंड पी साइन थीटा अलोंग A2 B2। अब इस डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर जो के पॉइंट है वो यहाँ है, तो वो इस सेंटर के साथ कितने एंगल पे है, थीटा डिग्री के एंगल पे है। तो उस साइड उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, पी कोस थीटा, उस लाइन के साथ जिस लाइन के साथ ये एंगल बन रहा है, और उसी के परपेंडिकुलर कौन सा एंगल हो जाएगा, पी साइन थीटा। पी कोस थीटा जिस डायरेक्शन में है उसे हमने मान लिया A1 B1, और पी साइन थीटा जिस डायरेक्शन में है उसे हमने क्या कंसीडर कर लिया, A2 B2। अब हम करते हैं डेरिवेशन शुरू की इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू कोस कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पे कितनी एक्ट करेगी। अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगेगा, जो A1 B1 है उसी साइड कोस कंपोनेंट है, और उसी के एक्सिस के अलोंग क्या पड़ा है, के पॉइंट जो है वो है उसी के एक्सिस के अलोंग। तो हम ये कह सकते हैं कि A1 B1 लाइन के अलोंग के पॉइंट है, तो ये जो के पॉइंट है इस A1 B1 डाइपोल के लिए जो कोस कंपोनेंट का ही एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसके अलोंग के पॉइंट
एक एक्सियल लाइन की तरह शो कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस के पॉइंट पे एक्ट कर रही है ड्यू टू कोस कंपोनेंट, वो क्या आएगा, वो सेम आएगा जो हमारे पास डेरिवेशन आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी केस किया था, उस टाइम हमारे पास जो एक्सियल लाइन की वैल्यू आई थी वही हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू कोस कंपोनेंट। यहाँ पे फिर हमने वही लिख दिया जो मैंने आपको बताया। एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1/4πε0 इंटू 2p/r³ आया था, पर हम यहाँ पे ड्यू टू कोस कंपोनेंट कर रहे हैं इसीलिए 2p cos थीटा साथ में आ जाएगा अलोंग kn। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के इन मैग्नीट्यूड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू साइन कंपोनेंट वो कौन सी वैल्यू आती है, साथ साथ में भी देखते हैं इसकी डायरेक्शन अलोंग kn क्यों आई। अब हमने अलोंग कोस कंपोनेंट तो देखा, और कोस कंपोनेंट एक्सियल लाइन की तरह एक्ट कर रहा है, और एक्सियल लाइन में हमें पता है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी, सेम होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स उस साइड, इसीलिए जो डायरेक्शन हमने E1 में लिखा वो K2n शो करी है कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ही अलोंग है। और ड्यू टू साइन कंपोनेंट क्या है, इस तरह है, और वो भी सेंटर में, और जो के पॉइंट है वो इस साइन कंपोनेंट के लिए इक्वेटोरियल लाइन की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो के कंपोनेंट है इस A to B2 लाइन के एकदम सेंटर के परपेंडिकुलर है। जैसे कि हमने इक्वेटोरियल लाइन में देखा था वहाँ भी ऐसे ही था, जो के था वो दो लाइन को क्या कर रहा था, इक्वली डिवाइड कर रहा था, इसलिए हम ये वाली डेरिवेशन भी करी थी इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो यहाँ भी वही रिजल्ट आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हमें पता है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, ओपोजिट होती है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आता है वो ओपोजिट आता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स इस डायरेक्शन में ओपोजिट होगी, एंटी पैरेलल होगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उस साइड होगी, इसीलिए जो डायरेक्शन आएगा वो फ्रॉम K to M आएगा, E2 के रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू साइन कंपोनेंट, वो हमने जो इक्वेटोरियल लाइन के लिए डेरिवेशन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था वही हमने लिख दिया। E2 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 1/4πε0 p/r³ था, पर ड्यू टू साइन कंपोनेंट कर रहे हैं इसीलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा अलोंग km। वो मैंने आपको बता ही दिया क्योंकि वो ऑपोजिट होता है रिजल्टेंट, इसीलिए अलोंग km हो गया। अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा अपॉन r³। अब जो नेट रिजल्टेंट होगा वो किसकी इक्वल आएगा, जब कंपोनेंट्स में वैल्यू आती है तो उनका नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, E इज इक्वल टू √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और ये जो cos थीटा है वो E1 और E2 के बीच का जो एंगल होगा उसके इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, E1 की वैल्यू यहाँ फिल कर दी, प्लस E2 की वैल्यू भी फिल कर दी, प्लस 2E1 E2 cos थीटा 90 है। अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू 90 आई कैसे। अब हम वापस आ जाते हैं फिर उसी डायग्राम पे। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो E1 है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड, मतलब कि सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जो E2 है उसकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट है। इन्हें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए E1 और E2 के बीच का जो एंगल लिया है वो हमने 90 लिया है। इसी कारण ही यहाँ पे cos 90 आया है, और cos 90 हमें पता है 0 हो जाता है तो वो क्या हो गया, 0। और फिर हम
इसी अंडर रूट में स्क्वायर की वैल्यू को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, प्लस इन दोनों का भी स्क्वायर अलग कर दिया। इन दोनों प्लस वाली इक्वेशन में से 1/4πε0 का स्क्वायर कॉमन आ रहा था। p/4πε0 r³ ये सारी चीज़ें क्या है, दोनों में कॉमन है, तो उसे हमने बाहर निकाले, उनका स्क्वायर भी कॉमन आ गया। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, इधर से क्या क्या चला गया, p/4πε0 r³ निकल गया, तो क्या रह गया 2 cos थीटा का स्क्वायर। इधर से भी 4πε0 भी गया, p/r³ भी गया, क्या अकेला रह गया साइन थीटा का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर को हमने ओपन किया तो क्या बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया। और हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हम इसे क्या लिख देंगे 1। तो इसके आगे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया 1/4πε0 इंटू p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल, क्योंकि वो एंगल कितना बना रहा था, थीटा बना रहा था, और जो डिस्टेंस था वो कितने डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस पे। अब फिर डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम डायग्राम से एक ट्रायंगल लेंगे ON के, वहाँ से tan बीटा की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब फिर इसी डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि जो फोर डायरेक्शन के लिए कि E1 लाइन के अलोंग जो पॉइंट है, ओ पॉइंट है, वो क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है विद डायरेक्शन E1, और जो लाइन है फ्रॉम K टू O। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे OKN, और tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मीन्स tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगी। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, tan बीटा की वैल्यू। तो tan बीटा की वैल्यू, अब हमें पता है एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो रह गया वो क्या हुआ, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया O1, बेस क्या हो गया KN, तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ON/KN। और ON जो KM है उसकी वैल्यू क्या है E2, और ON भी उसी के पैरेलल है, इसलिए ON की वैल्यू भी E2 हो जाएगी, और KN की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, E1 वेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा tan बीटा की वैल्यू आ गई ON/KN, ON की वैल्यू E2, KN की वैल्यू E1। E2 और E1 की वैल्यू जब हमने यहाँ फिल करी तो हम क्या बच जाएगा, साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा, 1/2 अलग हो गया, साइन बाय क्या कोस क्या आ गया, tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी डायरेक्शन आ गई। अब जो स्पेशल केस है इसके भी हम स्पेशल केस कर सकते हैं कि स्पेशल केस में क्या आएगी वैल्यूज़ इनकी। फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन, क्योंकि थीटा लाइन तो ऐसे थी, के पॉइंट था वो क्या था, यहाँ है एट थीटा एंगल। अगर थीटा ही 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है वो एक्सियल लाइन के अलोंग आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन में अगर फिल करके देखेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा क्या 0 क्या होता है 1, इसका मतलब 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2p। तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। और सेकंड स्पेशल केस क्या है, जब थीटा क्या हो 90, थीटा अगर 90 हो गया इधर तो वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो गया। और कोस 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, ये 0 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ये स्पेशल केस पेपर में इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि एट एनी पॉइंट डेरिवेशन करने के बाद ये शो करो
कि एनी पॉइंट वाला रिजल्टेंट से हम एक्सियल लाइन की डेरिवेशन और इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये स्पेशल केस करने पड़ेंगे। अगर नहीं पूछा तो यहाँ तक भी सफिशेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता दी, दैट्स सफिशेंट। होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।